Wanda. I knew sooner or later you'd show up. I need your help. ये तो भूतनी को बुला रहा है। भाग क्या किया? इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले और ये जानने से पहले कि एमसीयू के अंदर सबसे अमीर विलन्स कौन से हैं, एक चीज माइंड में बैठा लेना कि हमारे पास इनके बैंक स्टेटमेंट्स अवेलेबल नहीं है और इनकी वेल्थ को डिटरमाइन करने के लिए हम लॉजिक और सपोजिशन ही लगाने वाले हैं। चलो तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि इटर्नल्स मूवी के अंदर हमें क्रो देखने को मिला था जो कि एक डेविएंट था। अब वो तो वेल्दी नहीं होने वाला, साला कब से तो बर्फ में जमा हुआ था, एकदम से उसके पास पैसा कहां से आएगा। और इस लिस्ट के अंदर कुछ नए कैरेक्टर्स भी जुड़ चुके हैं जो कि कुछ टाइम पहले तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट नहीं थे, जैसे कि विल्सन फिस्क और नॉर्मन ऑसबॉर्न का ग्रीन गॉब्लिन जो कि सैम राइमी की स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी के अंदर ऑस्कॉर्प कंपनी का मालिक है। वैसे अगर इस बात की गहराई के अंदर जाके बात करें तो विल्सन फिस्क पहले भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का ही पार्ट था, बट हाँ मूवीज के अंदर उसका ज्यादा जिक्र नहीं होता था क्योंकि नेटफ्लिक्स के ऊपर जितने भी मार्वल के शोज रिलीज किए गए थे उन्हें कहा तो गया था कि हाँ ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का ही पार्ट है, लेकिन मूवीज और शोज के बीच में लैक ऑफ क्रॉसओवर्स की वजह से काफी फैंस को लगता था कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की जो मूवीज हैं और शोज हैं वो अलग अलग यूनिवर्स के अंदर टेक प्लेस करते हैं। इसलिए अगर अभी भी डाउट में हो तो बता देता हूँ कि डेयरडेविल शो के अंदर दिखा हुआ ये विल्सन फिस्क और होकाई सीरीज के अंदर दिखा हुआ ये विल्सन फिस्क दोनों सेम इंसान है, मतलब एक्टर नहीं सेम कैरेक्टर है। वैसे हाँ एक्टर भी सेम है। ये शॉर्ट्स वीडियो बनाते बनाते लॉन्ग वीडियोस के अंदर मैं ज्यादा कंफ्यूजन मचा रहा हूँ। ये सिर्फ मैं रेफरेंस दे रहा था कि मैं शॉर्ट्स वीडियोस बना रहा था, कोई कंफ्यूजन नहीं बचाई मैंने, चुपचाप वीडियो देखो आगे। जो विल्सन फिस्क ये वाला था वही विल्सन फिस्क मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की होकाई सीरीज के अंदर भी हमें देखने को मिला। और हाँ डेयरडेविल के इंसिडेंट्स के बीच और होकाई शो के इवेंट्स के बीच काफी ज्यादा समय बीत चुका है, तो हाँ एक इंसान इतना तो बदल सकता ही है। तो ग्रीन गॉब्लिन और विल्सन फिस्क से हटके कौन से 10 ऐसे विलन्स हैं जो कि सबसे ज्यादा अमीर है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर, इसी बारे में हम इस वीडियो के अंदर आगे बात करेंगे। सो नाउ ऑल दैट बीइंग सेड, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। नंबर 10, डैरेन क्रॉस और येलो जैकेट। अब हाँ ये विलन उतना ज्यादा इफेक्टिव तो नहीं दिखा हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर, लेकिन डैरेन क्रॉस एक काफी इंटेलिजेंट पर्सन है जो कि MIT से ग्रेजुएट हुआ एट द एज ऑफ 20 एंड एज पर द मूवीज हैंक पिम के बाद यही पिम टेक्नोलॉजीज का CEO बना था, जिसकी वजह से ये कंपनी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल रही थी। एंड इतना ज्यादा प्रॉफिट कमाने की वजह से इसके मन में लालच आ ही गया था, जिस वजह से वो पिम टेक्नोलॉजी को हाइड्रा को बेचने वाला था। लेकिन हाँ ये एंटमैन मूवी के टाइम तक ही अमीर रहा होगा। उसके बाद एंटमैन से बैटल हारने के बाद इसके बैंक स्टेटमेंट्स में काफी ज्यादा गिराव आया होगा। नंबर 9, ओबाडिया स्टेन, जस्टिन हैमर एंड एड्रिच किलियन। ये तीनों ही कैरेक्टर्स टोनी स्टार्क के राइवल्स रहे हैं टोनी की हर सोलो मूवी के अंदर। सबसे पहले अगर बात करें ओबाडिया की तो वो स्टार्टिंग से ही 10 रिंग्स को वेपन सप्लाई करता था और इससे आने वाला रेवेन्यू स्टार्क इंडस्ट्रीज में नहीं बल्कि ओबाडिया स्टेन के पास आता था। और टेररिस्ट से डीलिंग में कितना पैसा मिलता है ये तो तुम्हें इंडिया की मूवीज देखकर पता ही होगा। ओबाडिया के बाद है जस्टिन हैमर जो कि स्टार्क इंडस्ट्रीज की राइवल इंडस्ट्री यानी कि हैमर इंडस्ट्रीज का CEO था और उसकी कंपनी US गवर्नमेंट को वेपन्स प्रोवाइड करती थी। और जस्टिन हैमर ने ही इवान वेंको जैसे मर्सनरी को हायर किया था और पूरी एक वॉर मशीन की आर्मी बनाने के लिए फंडिंग भी की थी, तो हम उसके बैंक बैलेंस को कम नहीं समझ सकते। वहीं लास्ट में आता है एल्ड्रिच किलियन जो कि एम नाम की ऑर्गेनाइजेशन को रन करता है, जो कि एक नेक्स्ट लेवल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था जिसका नाम था एक्सट्रीमिस। वो उसको खुद ही फंड करता है और इसके नेटवर्क वाइस प्रेसिडेंट तक भी थे, तो इसकी नेटवर्थ को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। नंबर 8 पर है रेड स्कल। जैसा कि हम सबको पता है कि जॉन स्मिथ एक नाजी ऑफिसर होता है जिसके अंडर एक बहुत बड़ी आर्मी वर्क करती है। अगर US आर्मी के लिए फंडिंग, फीडिंग, पेमेंट्स और साथ ही साथ हाइड्रा के वॉरशिप को बनाने के पीछे की कॉस्ट और मेंटेनेंस हम एज्यूम करें तो वो काफी बड़ा अमाउंट सामने आएगा और 1940s के हिसाब से ये अमाउंट बहुत ही ज्यादा होगा। तो इस सारी एजम्पशन से हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि रेड स्कल इज रिच इनफ फॉर दिस पोजीशन। नंबर 7, टोनी स्टार्क फ्रॉम सिविल वॉर। टोनी ने सिविल वॉर में सोकोविया अकॉर्ड्स को यही मान के साइन किया था कि वो शायद कुछ अच्छा कर रहा है। स्टिल एट द एंड ऑफ द मूवी बात तो कुछ और ही निकलती है और मूवी की फाइट भी किसी और वजह से ही होती है। सिविल वॉर के इवेंट्स के टाइम पर टोनी की नेटवर्थ होती है ऑलमोस्ट $13 बिलियन और ये तो हम सबको पता ही है कि टोनी के पास बहुत पैसा है और वो एक भी चांस मिस नहीं करता अपनी लाइफ को एंजॉय करने का। यहाँ तक कि बहुत से कैरेक्टर्स सिर्फ टोनी के बैंक अकाउंट की वजह से ही सुपर हीरोज बने हैं, जैसे कि वॉर मशीन, विजन, स्पाइडरमैन। खैर हाँ अब MCU का स्पाइडरमैन भी टोनी की छाया से निकल चुका है। इसके बाद नंबर 6 पर है आयशा फ्रॉम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2। तो सोवरेन की गोल्डन हाई प्रीस्टेस पर्टिकुलरली ऐसी विलन है जिसका फेस देख के कोई भी बोल देगा कि पैसे वाली पार्टी है बॉस।
उसने गार्डियंस को हायर किया था एनुलेक्स बैटरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, फिर योंडू और रेवेजेस को हायर किया गार्डियंस को मारने के लिए, एंड एट द एंड एडम वॉरलॉक को भी इसी ने बनाया था। इतना सब कुछ देखने के बाद हम ये इजीली कह सकते हैं कि ये कैरेक्टर एक अपर टियर वेल्दी विलन्स में से एक है। नंबर 5, ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर एमसीयू का एक ऐसा बीइंग है जिसके बारे में हमें कुछ खास पता नहीं है। बस हमें इतना दिखाया गया है कि ग्रैंड मास्टर कलेक्टर का भाई है। अब जो आदमी इतने ग्रैंड लेवल पर फाइट्स करवाता है और पूरी आर्मी को फीड करता है और वैल्करी जैसे बीइंग्स को बहुत ज्यादा पैसे देता है वॉरियर्स लाने के लिए, तो फिर उसकी नेटवर्थ भी तो होगी उसी लेवल के ऊपर। तो इसी वजह से हमारी इस विलन्स की लिस्ट के अंदर ग्रैंड मास्टर नंबर 5 के ऊपर आता है। इसके बाद नंबर 4 पर है इसी का भाई यानी कि द कलेक्टर। कलेक्टर भी अपने भाई की तरह ही एमसीयू के वेल्दिएस्ट विलन्स में से एक है। कलेक्टर के पास इंटरस्टेलर स्पीसीज और रेलिक्स का सबसे बड़ा कलेक्शन है। इन सब के अलावा वो गार्डियंस को 4 बिलियन यूनिट्स ऑफर करता है ऑर्ब के लिए। इसी वजह से तो जेम्स गन ने इस कैरेक्टर को एज एन आउटर स्पेस लिबरेटर की तरह दिखाया भी है। तो इसके बाद नंबर 3 के ऊपर आता है थैनोस। तो मैट टाइटन के पास वो सब कुछ है जो कि एक वेल्दी कैरेक्टर के पास हो सकता है। चित्तौरी आर्मी, लेवाइथन्स, आउटराइडर्स, मदरशिप यानी कि सेंचुरी 2। अब सोच के देखो सेंचुरी शिप कितनी बड़ी है, क्योंकि क्यू शिप को हमने जहां पर इन्फिनिटी वॉर के अंदर अर्थ के ऊपर आते हुए देखा था वही इतनी बड़ी नजर आ रही थी। इन सबको मैनेज करने के लिए थैनोस के पास कैपिटल कहां से आता होगा, तो इसका आंसर भी मैं आपको बताता हूँ। तो ब्रूस ने इन्फिनिटी वॉर में टोनी को थैनोस के बारे में बताया था। तब वो कहता है कि ही इन्वेड्स प्लैनेट्स, ही टेक्स व्हाट ही वांट्स, ही वाइप्स आउट हाफ अ पॉपुलेशन। तो हाँ, वो लोगों के प्लैनेट्स के ऊपर जाके आधी पॉपुलेशन को कम भी करता है और कुछ रिसोर्सेज अपने पास भी रख लेता है ताकि वो अपनी आर्मी को भी फीड कर सके, आर्मी को एक्सपेंड भी कर सके, ताकि वो और भी ज्यादा गैलेक्सीज के ऊपर अटैक कर पाए और पॉपुलेशन को हाफ कर पाए। क्योंकि हाँ, थैनोस को शुरुआत से इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में नहीं पता था। हाफ पॉपुलेशन को कम करने की अपनी जर्नी के ऊपर चलते चलते ही उसे इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में पता चला, जिसके बाद उसने डिसाइड किया था कि वो सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करके उनकी मदद से ही पॉपुलेशन को हाफ करेगा। नंबर 2, ही हु रिमेन्स। हालांकि कैंग अभी तक हमें एमसीयू में नहीं दिखा है, बट ऑलमोस्ट हम सभी को ये क्लियर है कि ही हु रिमेन्स कैंग का ही एक वेरिएंट है, जो कि मिलियन ऑफ ईयर्स से सेक्रेट टाइमलाइन का मास्टर बना हुआ है और उसकी एज भी मिलियंस में होगी। अब एमसीयू में कोई खास रेफरेंसेस तो नहीं है ही हु रिमेन्स की नेटवर्थ को लेकर, बट जहां तक हमें पता है कि उसे मैजिक तो आता नहीं है, तो वो TVA का इतना बड़ा हेडक्वार्टर जादू से तो नहीं बना सकता। एंड उसके पास एक खुद का कास्टल भी है जो कि टाइम के बाहर एग्जिस्ट करता है। पर फिर भी जो बंदा प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट सब जानता है, उसके लिए पैसा कोई बड़ी बात नहीं है। बट फिर भी मैंने इसको नंबर 2 पर इस वजह से रखा क्योंकि इसका मेन मोटिवेशन ये नहीं था कि वो पैसे को अपने पास रखे, उसका मेन मोटिवेशन था सेक्रेट टाइमलाइन को बनाए रखना। तो हाँ, इस बात को लेकर कुछ लोगों के बीच में विवाद भी हो सकता है कि ये एक हीरो था या फिर एक विलन था, क्योंकि मल्टीवर्स के केओस को रोक रहा था। लेकिन भाई एक तरह से देखा जाए तो ये लोगों की फ्री विल को छीन रहा था कि कोई अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता था। जो भी बंदा कुछ काम कर रहा था वो इसकी विल के अकॉर्डिंग था, और अगर वो अपने विल से हटके कुछ भी करता तो वो एक वेरिएंट बन जाता और उसको रियलिटी के अंदर से मिटा दिया जाता। तो खैर, इस बात के ऊपर फिर कभी चर्चा करेंगे कि ही हु रिमेन्स सच में एक विलन था या फिर एक हीरो। अभी के लिए आ जाते हैं नंबर 1 के ऊपर, जो कि है ईगो द लिविंग प्लैनेट। एक ऐसा बीइंग जो कि एक लिटरल प्लैनेट है और उस प्लैनेट के सारे रिसोर्सेज का अकेला मालिक भी। उसने योंडू और रेवेजेस को बहुत लंबे टाइम से हायर किया हुआ था अपने बच्चों को किडनैप करने के लिए। वैसे ईगो को पैसे की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मैटर को मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर चेंज कर सकता है। तो उसकी वेल्थ की जो ओनली लिमिटेशन है वो है उसकी इमेजिनेशन, जो कि उसे एमसीयू का रिचेस्ट विलन बना देती है, क्योंकि वो मैटर को मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर चेंज करके जितना चाहे उतना वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो गाइस, ये थी वीडियो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टॉप 10 रिचेस्ट विलन्स के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताना, और ऐसे ही और कौन से टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियोस देखना चाहेंगे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और हाँ, लॉन्ग वीडियोस में फिलहाल कम ही बना पा रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को अपना पूरा प्यार दिखाना, और पॉसिबल हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर इसे जरूर करना। सुपर हीरोज से रिलेटेड काफी सारा कंटेंट मैं शॉर्ट्स के फॉर्म के अंदर फिलहाल अपलोड कर रहा हूँ, तो आप चाहें तो मेरे चैनल के ऊपर जाकर मेरा शॉर्ट्स वाला सेक्शन भी चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको काफी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि डिलीटेड सीन्स, मार्वल से रिलेटेड फैक्ट्स और कुछ मेजर अपडेट्स के बारे में। इसके अलावा आप मुझे मेरे इन सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर सुपर हीरो रिलेटेड कंटेंट। इसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो मार्वल रिलेटेड मीम्स मेरे रेडिट पेज r/DKDynamicYT के ऊपर पब्लिश कर सकते हैं। इस सब रेडिट की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल मिल जाएगी। डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर कौन से 10 कैरेक्टर्स हमें देखने को मिल सकते हैं, ये जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर, और बैटमैन और मून नाइट के बीच एक एपिक कंपैरिजन देखने के लिए राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करें। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Until then, be dynamic and don't fear to do what you love.
पीस।